अब की बार क्या एक बार फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार? दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन दावों में कितना दम है, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए। और जोरदार तालियां इसलिए भी बजानी जरूरी है क्योंकि इस कार्यक्रम में आने के ठीक पहले आपकी ओर से ऐलान किया गया है कि अब महिलाओं को 450 रुपए प्रति महीने सिलेंडर दिया जाएगा। तो सर, ये कार्यक्रम में आने के पहले चूंकि इस तरह के सवालों का सामना आपको करना पड़ता है, इस वजह से आपने पहले ही घोषणा कर दी। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी प्रकार की घोषणा करने के लिए घोषणा नहीं करती। क्या आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुरूप जनता की जो जरूरतें हैं उसके अनुसार उन चीजों को हमारी सरकार योजनाबद्ध तरीके से निर्णय करती है। गैस सिलेंडर को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रक्षाबंधन के पावन पर्व के ठीक एक दिन पहले हमारी बहनों को देश के अंदर 200 रुपए सब्सिडी देकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर 450 रुपए में गैस सिलेंडर रक्षाबंधन के पर्व पर देंगे, लेकिन इसे हम कंटिन्यू करेंगे। मैं एक बात जरूर कोट करना चाहता हूं, जो कहा, लोग कह रहे थे कि ये तो रक्षाबंधन केवल दिखावा है, लेकिन हमारी सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लेकर के केवल रक्षाबंधन पर्व की तो वो सौगात थी, इसे कंटिन्यू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यो भाजपा कहती है उसे करती है। भाजपा जो कहती है वो 2 महीने पहले ही पूरा करती है। 2 महीने पहले भी करती है और आगे भी करेगी। और पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने हर गरीब, हर समाज, हर वर्ग के साथ जो काम किया है, ये मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक इस बात को जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है। कांग्रेस तो यही बोलेगी कि चूंकि उसकी ओर से 500 रुपए गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया, तो उसके दबाव में आकर आप लोगों ने 450 रुपए कर दिए। तो वो तो पूरा श्रेय लेगी इसका कि महंगाई अगर कम करवाई है सिलेंडर के मामले में, तो वो कांग्रेस के दबाव में किया है बीजेपी ने। चित्रा जी, एक बात मैं प्रति प्रश्न अगर करूं, 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी। श्रीमान कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी के इशारे पर सरकार चला रहे थे। उन्होंने 15 महीने में क्या किया? ये जो गारंटी और घोषणाएं की बात जो वो कर रहे हैं, उन 15 महीनों में क्या किया? और जो 2018 के अंदर बीजेपी को मत ज्यादा मिले थे, लेकिन सरकार 3-4 सीटों के कारण से उनकी बन गई थी, तब उन्होंने जो घोषणाएं की थी उनका क्या किया था? बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की कर्ज माफी की आपने घोषणा की थी, उसमें जो किसान ब्याज में डूब गए थे, उस ब्याज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ऑन रिकॉर्ड 2200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको भरा। और किसान जो डिफाल्टर हो गए थे उन्हें नॉन डिफाल्टर बनाने का काम हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। तो कांग्रेस केवल झूठ बोलना चाहती है, कांग्रेस केवल झूठ की गारंटी देना चाहती है, और झूठ की गारंटी पर न देश चलता, न समाज में स्वीकारोक्ति होती। जब 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे सरकार गिरने के बाद, तब जनता ने बता दिया था कि आपकी झूठ की गारंटी अब मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलेगी। उसी समय जवाब दे दिया था। तो अब ये झूठ, छल, कपट या मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चल सकता। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर मैं आऊंगी कि आखिर 2018 में कहां चूक रह गई थी कि सरकार बनते बनते आपकी रह गई, और 2023 के लिए क्या संकल्प लिया गया है। लेकिन उसके पहले जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश में थे, अपना बड़ा भव्य कार्यक्रम किया, अलग अलग मुद्दों को लेकर सनातन पर बड़ा जोर दिया, विपक्षी दलों पर निशाना साधा, लेकिन आपको हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, खूब बातें करते हैं। क्या बात हुई है प्रधानमंत्री जी से आपकी? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और इसने मध्य प्रदेश को है, हम सब लोगों को है। और इसलिए चित्रा जी, हमने कहा मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। आज उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश आज देश के अंदर एक नहीं कई योजनाओं से लेकर के विकास और गरीब कल्याण, ये जो हमारा मध्य प्रदेश के अंदर हमने
आज हमारा चुनाव को लेकर के भी जो अभियान है, विकास और गरीब कल्याण, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश को मिला है, मैं ऐसा मानता हूं कि उनका आशीर्वाद मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के ऊपर भी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो हम सबको वो संबल देते हैं। हमें काम करने की प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलती है। सर, बात को घुमाइए मत, क्या बातचीत हुई है वो बताइए ना। मैं गाड़ी में बैठकर क्या बातचीत हुई है, देश वो जानना चाहता है आपसे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सागर के कल जब कार्यक्रम में थे तो उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में जन सैलाब जो था और जिस प्रकार का उत्साह और उमंग दिखाई दे रही थी, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा ये जो कार्यकर्ता सब जो आए हैं, ये जनता का जो इतना आशीर्वाद बीजेपी को मिल रहा है, तो ये प्रत्येक बूथ से, तब मैंने कहा कि प्रत्येक बूथ से अपने सागर संभाग के कुछ जिलों के जो लोग हैं, जो जनता है, आपका स्नेह और आशीर्वाद लेने के लिए आई है। तो यही उन्होंने पूछा कि प्रत्येक बूथ से कार्यकर्ता आया है कि नहीं आया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर शुरुआत की थी। चित्रा जी, मैं बड़ी गंभीरता के साथ बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था दुनिया का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी बना है, तो उसमें मध्य प्रदेश के संगठन का बड़ा योगदान है। और एक बात उन्होंने और कही थी कि मेरा बूथ सबसे मजबूत का अभियान, देश भर के 10 लाख बूथों के साथ जुड़ने का काम भी उन्होंने चयन किया था। तो मध्य प्रदेश की ठाकरे जी की इस भूमि को तय किया था। उन्होंने कहा था कि यहां संगठन को गढ़ने का काम, एक पद्धति विकसित करने का काम एक आइडियली मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो मेरा बूथ सबसे मजबूत का अभियान जो शुरू किया, उनके दिमाग में हमेशा बूथ मजबूत। तो यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे करते हैं। मध्य प्रदेश के मन में प्रधानमंत्री हैं, आप ये बातें कह रहे हैं, और उनके मन में मध्य प्रदेश है, लेकिन पीएम के मन में गाड़ी में बैठने के बाद ये तो नहीं हुआ कि देखो सीएम का नाम नहीं ले रहे हैं और आगे अपनी भी तैयारी करो, इस चीज की तो चर्चा नहीं हुई आपकी उनके साथ? देखिए चित्रा जी, मैं ऐसा मानता हूं, मुस्कुरा भी रहे हैं आप। माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब कार्यकर्ताओं को एक अच्छे कार्यकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से संगठन के काम को करते हुए, मजबूती देते हुए अपने आप को ठीक कैसे रखना, ये भी हमें लगातार, एक बार नहीं, उनका मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता है। नए इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हो रहे हैं, क्या नई चीजें आप मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और हमें जोड़नी चाहिए, इस प्रकार का मार्गदर्शन उनका हमेशा हमें मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमें लगातार इस दिशा में प्रेरित करते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री हम सब लोगों को ताकत देने का काम, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे या हमारा और लीडरशिप होगी, सबको सशक्त और ताकतवर बनाने में उनका हमेशा से हम सबके ऊपर आशीर्वाद रहा है। 10 मिनट में एक बार मुख्यमंत्री का नाम आया है आपके मुंह पे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो मुख्यमंत्री ने क्या कामकाज किया है? 2003 से बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, 1.5 साल अगर हटा दे तो उसको नहीं गिनाया जाएगा। सारा का सारा चुनाव आप लोग प्रधानमंत्री के चेहरे पर, कब तक अपने बड़े नेता के भरोसे आप लोग बैठे रहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जब बीजेपी की सरकार बनी, चाहे श्रद्धेय उमा भारती जी हो, चाहे बाबूलाल गौर हो, या माननीय शिवराज सिंह चौहान ने इतने लंबे कार्यकाल के अंदर इस मध्य प्रदेश को, जो 2003 का मध्य प्रदेश था, जो मध्य प्रदेश की आज की पीढ़ी के सामने आ रहा है लगातार, कि 2003 का मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह, अब चूंकि हम आज तक के कार्यक्रम में तो ऐसे शब्दों का उपयोग तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये मध्य प्रदेश दुरावस्था के दौर में था और ये बीमारू राज्य, ऑन रिकॉर्ड सरकारें ये कहती थी कि बीमारू राज्य है मध्य प्रदेश। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश की श्रेणी में आकर के खड़ा हुआ है, जहां पर विकास दर हो, औद्योगिक विकास दर हो, कृषि विकास दर हो, इनके बारे में अगर 2003 और आज 2023 का आप ऑन रिकॉर्ड आंकड़े लेंगे तो मुझे लगता है कि जमीन और आसमान का अंतर दिखाई देता है। आज मध्य प्रदेश की विकास दर 16 है। ये अगर विकास दर बढ़ी है तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही बढ़ी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश पर आशीर्वाद है, हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार की मेहनत है,
और इसलिए मध्य प्रदेश बीमारू इलाज से इस दिशा में बढ़ा है और आगामी हमारा संकल्प है इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। आज हमारे मुख्यमंत्री लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मुख्यमंत्री जी और ये तो कोई विषय न मध्य प्रदेश के अंदर है न कभी होगा। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर ही हमेशा काम करती आई है। 2018 चुनाव में चूंकि उस समय बीजेपी हार गई थी और बाद में फिर आपको जब अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई तो बीजेपी उस समय विपक्ष में थी। फिर आपकी एंट्री के बाद यहाँ के समीकरण बदल जाते हैं, तोड़फोड़ हो जाती है और फिर बीजेपी की सरकार बन जाती है। मुख्यमंत्री की ओर से उस समय आपको शुभंकर कहा गया था कि आप बड़े शुभ हैं पार्टी के लिए। ये बताइए क्या सीखा आपने 2018 की हार से जिसको 2023 में आप लोग लागू नहीं करेंगे? चित्रा जी, ये प्रश्न आपने बड़ा अच्छा किया है। ऑर्गेनाइजेशनली जो कार्यकर्ता मुझे सुन रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी जीत या हार दोनों की हमेशा समीक्षा करती है। माननीय अमित शाह जी ने एक मंत्र हमको दिया कि चुनाव तो हम जीतते हैं, लेकिन प्रत्येक बूथ पर हम चुनाव कैसे जीत सकते हैं और उस बूथ को जीतने के लिए किस प्रकार के काम हमें करने की जरूरत है। जनता का विश्वास जीतना, इसके लिए जो जो काम करने की आवश्यकता है, तो मुझे लगता है कि 2018 में कुछ बातें ऐसी रही होंगी जिनके कारण से भारतीय जनता पार्टी को मत ज्यादा मिले थे। 41% वोट बीजेपी को मिला था, 39.9% कांग्रेस को मिला था। लेकिन बीजेपी को जनमत तो जनता ने दिया था। टेक्निकली सीट हमारी 3-4 कम हो गई थी, तो जनता ने आशीर्वाद तो भाजपा को दिया है। इसलिए आज मैं ये बड़ी गंभीरता के साथ कह सकता हूं कि 2018 में कुछ चीजें होंगी, उनको देखकर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 वर्षों के अंदर हमें जिन बातों को लेकर के काम करना चाहिए, आज मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह सकता हूं 64,523 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी आज डिजिटली इनरोड होकर के पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति तक, जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि गुजरात की जीत मगर 156 सीटें जीते, तो उसके पीछे जीत का श्रेय किसी का है। उन्होंने कहा ये मुझे मत दीजिए, सांसदों को कहा था, मैं वहां प्रत्यक्ष था। ये जीत का श्रेय किसको है? तो पन्ना प्रमुख पन्ना समिति के उस कार्यकर्ता को है जिसने वहां अथक मेहनत की है। तो मध्य प्रदेश में इसको जमीन पर उतारने का काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम, ठीक है। यहां भारतीय जनता पार्टी की यह ताकत है, हमारे नेतृत्व के ऊपर जनता का विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र जो मजबूत खड़ा है, ये हमारी ताकत है। सब कुछ इतना अच्छा है बीजेपी में, अगर तंत्र भी मजबूत है, कामकाज भी किया है, आपके पास बड़े बड़े चेहरे भी हैं जो चुनावी जीत दिलाते हैं इतने पहले, लेकिन ये जो आप लोगों की ओर से टिकट जारी कर दिया गया है 39 सीटों पर, डर की वजह से, क्योंकि डर है इस बात का, इस वजह से क्योंकि बीजेपी के इतिहास को अगर हम उठाकर देखें तो शायद ही कोई राज्य मिले जब चुनाव से इतने पूर्व सीटों का ऐलान कर दिया जाए और बता दिया जाए कि ये होंगे हमारे उम्मीदवार। चित्रा जी, ये तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकली अगर देखा जाए देश के अंदर पॉलिटिकल हिस्ट्री में, ये वही कर सकता है जो कॉन्फिडेंट होता है। भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है कि हमने जो किया है इसलिए हमें चिंता नहीं है। समय से पहले अपने कार्यकर्ता को अवसर देना और प्रत्येक बूथ तक जाकर के वो पहुंचेगा और वहां से आशीर्वाद लेगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये तो वो लोग हैं जिन्हें डर लगता है कि हमारा क्या होगा। ये तो मैं कहता हूं अप्रिशिएट करने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने कॉन्फिडेंट होकर के अपने प्रत्याशियों की घोषणा इतना समय पहले पूर्व की और एक अच्छा प्रयोग किया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, नड्डा जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर 39 प्रत्याशी घोषित किए। उसका एक पॉजिटिवली परिणाम जरूर आएगा और इसका एक अच्छा इंपैक्ट हुआ है। ये तो दूसरे लोगों को, मैं यहां पर किसी दूसरे दल की बात नहीं करना चाहता, लेकिन डर जिनको है उनको लगता है कि कोई भी एक घोषित करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन का तंत्र है, हमारी पद्धति है और उस पर हम काम करते हैं, इसलिए हमें चिंता नहीं होती। हमने घोषित किया तो उसका एक व्यापक लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को मिला। क्यों, अब तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हो गई, प्रधानमंत्री जी उसमें पहुंचे हुए थे, G20 को लेकर उनका स्वागत भी किया गया। उस समय मैं वहीं से कवरेज कर रही थी। तो सिर्फ 39 पर ही समट क्यों गया है? बाकियों का ऐलान कब किया जाएगा? मुझे तो लगता है हम लोग, अब आप अध्यक्ष हैं, बता दीजिए, आपके भी कार्यकर्ता नेता इंतजार हो सकता है कि हम लोग अभी बैठे हैं और सूची आ जाए, ये तो कभी भी हो सकता है। मतलब थोड़ा इंतजार इस बाबत करना पड़ेगा।
ठीक है, अब मैं आ जाती हूं मुफ्त की घोषणाओं पर। चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी, ऐसा लग रहा है कि होड़ लग गई है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अगर वो कर्नाटका जीतती है कुछ मुद्दों पर, तो उसी तरह की कुछ बातें यहां पर भी होती हैं और फिर आप लोग एक के बाद एक मुफ्त की योजनाओं का ऐलान करने लगते हैं। इससे क्या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कर्ज नहीं बढ़ेगा? मेरे पास पूरा आंकड़ा है, मैं अपने दर्शकों को भी बढ़ाऊंगी, लेकिन इससे क्या मध्य प्रदेश कर्ज के जाल में फंसता हुआ नहीं चला जा रहा है, जो आगामी वक्त में इस राज्य के लिए खतरनाक हो सकता है? चित्रा जी, एक बात का जवाब मैं पहले देना चाहता हूं कि आपने जो कहा कि मुफ्त की घोषणाएं, भारतीय जनता पार्टी कभी मुफ्त की घोषणाओं में न जाती है, न हमारा नेतृत्व में इस बात के लिए परमिट करता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प है उस पर काम किया है। अगर हमने स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर के 10,000 रुपए का लोन दिया, फिर वो जमा करता है, फिर 20,000 का दिया, फिर वो जमा करता है तो 50,000 का दिया, तो ये मुफ्त नहीं है। ये सशक्तिकरण समाज का कैसे होगा, हमारे वो एंटरप्रेन्योर कैसे खड़े होंगे, इसलिए एक नहीं और भी कई योजनाओं को लेकर के मैं उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। 15 साल की सरकार थी बीजेपी की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। उस समय जो हमने घोषणाएं की, उस समय तो कोई ऐसे इशू नहीं थे कि, और उनमें भी अगर किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री ने दी तो किसानों के सशक्तिकरण के लिए दी। ये फ्री की घोषणा नहीं थी। किसान सशक्त कैसे बनेगा? 1,000 रुपए 2,000 रुपए किसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो किसान का बेटा हूं, एक सामान्य गरीब परिवार का हूं। अगर हमारी बहनों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर ये कहा कि लाडली बहना योजना से पहले लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश के अंदर शुरू की थी, मैं चित्रा जी आपके लिए एक अपडेट करना चाहता हूं इस बात को लेकर के। इस मध्य प्रदेश के अंदर 948 बेटियां पैदा होती थीं और 1,000 बेटे पैदा होते थे। बेटी अभिशाप होती थी। मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूं, वहां बेटियां पैदा होते से ही तंबाकू चटा देते थे, अभिशाप थी बेटी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की। बेटी पैदा होगी तो वो लखपति बनेगी, लोगों को कल्पना ही नहीं थी। आज 45 लाख बेटियां आज लाडली लक्ष्मी है, जिनके खाते में पैदा होते से ही 1,28,000 आ गया। और आज रेशियो मध्य प्रदेश के अंदर 948 से 970 हो गया। ये सोशल चेंज है। तो बीजेपी इन चीजों को, सामाजिक परिवर्तन कैसे आएगा, ठीक है, और उसमें सशक्तिकरण समाज का कैसे होगा? तो लाडली बहना योजना कोई ये रेवड़ी कल्चर नहीं है। महिलाओं के साथ समाज का सशक्तिकरण करना, और उन बहनों को जो बहन समाज में परिवार के अंदर भी उसको इस नजर से देखा जाता था, ये इतना बड़ा चेंज हुआ है, उसके चेहरे पर खुशी आई है। 1,000 उसके खाते में आता है, अब 1,250 आने लग गए, तो उसको लगता है कि परिवार में भी उसको सम्मान मिला है। समाज में हमारी बहनों को सम्मान देने की लाडली बहना योजना है, केवल रेवड़ी कल्चर नहीं है। लाडली बहना योजना के अलावा भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं कि मुफ्त की योजनाओं का ऐलान होगा। देखिए, मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा है वो अपने दर्शकों को मैं बता देती हूँ। आज तक की हमारी रिसर्च टीम ने जो हमें उपलब्ध करवाया है, 3,31,651 करोड़ 7 लाख रुपए के कर्ज तले दबी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार फिर से कर्ज ले रही है। इस बार 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है, और उसके बाद कब कब कर्ज दिया गया उस पर मैं नहीं जाऊंगी, पूरी लंबी फहरिस्त है इस वक्त मेरे पास। तो कर्ज से हम फ्री की योजनाओं का ऐलान करेंगे तो मध्य प्रदेश जैसा राज्य आगामी वक्त में इसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, दिक्कत बढ़ नहीं जाएगी? चित्रा जी, मध्य प्रदेश के अंदर, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं, मैं तो एक सामान्य पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं भी एग्रीकल्चर का विद्यार्थी रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टेक्निकली कितना कर्ज लिया जा सकता है, वो जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, उससे नीचे रह करके ही अभी तक जो आंकड़े हैं उससे ऊपर लाइन क्रॉस मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं की है, जानकारी के लिए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं आपको, हमें उस लाइन को बिना क्रॉस किए हुए अगर देश प्रदेश के जनता के लिए, जनता के गरीबों के कल्याण के लिए जरूरत है, तो सरकार को निर्णय करने का अधिकार है कि हम इस काम को कर सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जनता के सामने बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे। उन्होंने भारत के गांव-गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देकर के सड़कों से जोड़ा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जल जीवन मिशन के अंदर हर घर को नल से जल पहुंचेगा,
हर घर नल हर घर जल का नारा दिया और वो साकार हो रहा है। कमलनाथ जी की सरकार थी 15 महीने जी 246 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने कमलनाथ जी की सरकार को दिए थे, बिना किसी नल जल के काम को किए 246 करोड़ लैप्स हो गए और वो केंद्र को वापस चले गए। मध्य प्रदेश की जनता के साथ ये धोखा करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। ठीक है। तो ये पैसा होने के बाद इन्होंने काम नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कमलनाथ की सरकार थी, दिग्विजय सिंह के इशारे पर चल रही थी, 2 लाख घर ये कहकर के वापस कर दीजिए। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं ये। ठीक है। 2 लाख घर इसलिए वापस कर दिए थे कमलनाथ जी ने कि मैचिंग ग्रांट मिलाने के लिए पैसा नहीं है। और आईफा अवार्ड इंदौर के अंदर कर रहे थे, 700 करोड़ का प्रावधान कर रहे थे। कई उद्योगपतियों को, कई बड़े लोगों को धमका करके पैसा भी लिया गया था। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं। तो आईफा अवार्ड के लिए पैसा है, जो शायद मुझे लगता है कि किसी ने, आज भी कांग्रेस के किसी नेता ने आईफा अवार्ड की बात की है यहां जी। और मध्य प्रदेश के गरीबों को सर पर छत चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 75% पैसा दिया है, 25% सरकार को मैचिंग ग्रांट मिलाना होता है। आपने 2 लाख गरीबों का हक छीना। ठीक है। ये कांग्रेस की सरकार ने किया है। तो अगर हम कुछ कर्ज लेकर के लाइन क्रॉस किए बिना अगर गरीबों का हक करते हैं तो मैं तो ऐसा मानता हूं वो सरकार सबसे अच्छी सरकार है। ठीक है, बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने अपनी बात बता दी है यहाँ पर। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ कमलनाथ का। आपने चूंकि यहाँ पर जिक्र किया पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के, उनकी ओर से भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट रख दी गई है बीजेपी के सामने और प्रदेश के हर कोने में जाकर वो गिना रहे हैं कि बीजेपी वालों ने इस तरह का भ्रष्टाचार किया है। कर्नाटका में 40% कमीशन वाली सरकार के कारण वहां का माहौल बदला और बीजेपी की सरकार चली गई। ये मुद्दा अगर यहां पर काम कर गया तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किलें नहीं पैदा हो जाएंगी? चित्रा जी, ये मुद्दे वहां काम करते हैं जहां इस प्रकार की चीजें होती हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी इस प्रकार की, मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रयास वो कर रहे थे, पहला उन्होंने एक पत्र जारी किया किसी ठेकेदार ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। अब वो फेक पत्र कांग्रेस ने जारी किया और कहा कि इतना परसेंटेज मांगने की बात हो रही है। मैंने एट द टाइम कहा कि कौन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। और श्रीमती प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी तो पहले झूठ साबित होकर के मध्य प्रदेश से चले गए बैरंग वापस। कमलनाथ जी के समय में उन्होंने कहा था कि कर्ज माफी नहीं तो 10 दिन में मैं ऐसा कर दूंगा। अब मध्य प्रदेश की जनता को विश्वास बचा नहीं राहुल गांधी पर और 15 महीने में सरकार चली गई। प्रियंका गांधी को भी श्रीमान कमलनाथ और बंटा ढार और कमलनाथ जी को तब करप्शन नाथ की पदवी मिली है मध्य प्रदेश के अंदर कि वो झूठा पत्र जारी करके उसकी एफआईआर हुई है। और एफआईआर में प्रियंका गांधी के खिलाफ, कमलनाथ जी के खिलाफ, कांग्रेस के जिन नेताओं ने ट्वीट किए उनके खिलाफ आज तक जवाब नहीं दे पाए। झूठा पत्र जारी करके कोई टैग नहीं वो लग लोग सकता। तो यही बोलते हैं ना, आपकी सरकार है, करवा लीजिए एफआईआर। नहीं, सरकार, राज्य सरकार है, ऐसे- दबाव बनाएगी, विपक्षी नेताओं को फंसाएगी। कानून अपना काम करता है। व्यक्ति कौन है, आज तक नहीं आया कोई। ये झूठ बोल करके, छल करके, कपट करके ये वातावरण बनाने का काम हो जाए, ये होता नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुड गवर्नेंस दिया है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और आज हम लगातार काम कर रहे हैं। तो ये टैग लगाने का जो प्रयास है, भ्रष्टाचार मुद्दा ये नहीं यहाँ होगा। नहीं चल सकता। मैं 2018 का जब मैं इलेक्शन यहाँ पर कवर कर रही थी, व्यापम एक बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से आप लोगों को कई जगहों पर बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसमें अलग अलग सेक्टर्स दिखा रहे हैं वो कि इसमें भ्रष्टाचार, इसमें भ्रष्टाचार, बाकायदा ट्वीट भी किया गया है। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होगा मध्य प्रदेश में या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर किसी ने करप्शन किया है, मैं बड़ी गंभीरता के साथ, पूरा देश सुन रहा है, अगर चाहे व्यापम घोटाला हो चाहे कोई और, मैं अगर कांग्रेस के घोटालों की बात करूंगा तो ये पूरा देश और जनमानस इस बात को लेकर के भी खड़ा हो जाएगा कि कांग्रेस किसी बात की गारंटी है, वो तो भ्रष्टाचार की गारंटी है। 2G, 3G, 4G और कमलनाथ जी के ऊपर तो अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर उनके भांजे रतुलपुरी पर 7,600 करोड़ रुपए। छिंदवाड़ा के अंदर उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ जी ने 500 करोड़ रुपए तो ठेकेदार को बिना किसी सेंशन के, कोई काम नहीं हुआ और वो सौंप दिए। उसकी अभी जांच जारी है, उसकी जांच जारी है।
तो इस प्रकार से मैं ऐसा मानता हूं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर मध्य प्रदेश के अंदर जो आपने उल्लेख किया जिस चीज का, अगर किसी ने करप्शन किया या किसी ने अगर कोई घोटाला किया तो वो जेल के अंदर गया। ये जांच जेल के अंदर जारी है गया। कहकर आप लोग मतलब बच निकलते जेल हैं के कि अंदर जांच नहीं, जारी नहीं, है। कानून, चित्रा जी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हाँ। ये समाज है, इनमें से कोई गलत काम करता है तो कानून काम करेगा, कोई भी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बचाया नहीं किसी को। अगर कोई उसके अंतर्गत पाया गया, वो किसी भी दल का हो, क्या कांग्रेस के लोग नहीं थे उसके अंदर? कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारी नहीं थे व्यापम के अंदर, एक से एक लोग थे। क्या कमलनाथ जी डायरेक्टली उसके अंदर नहीं है? तो मेरा ये कहना है कि 15,000 करोड़ के घोटाले 15 महीने की सरकार में श्रीमान कमलनाथ जी ने किए, और जो करप्शन नाथ के टैग लेकर के घूम रहे हैं मिस्टर बंटाढार के इशारे पर, तो मैं ऐसा मानता हूं चित्रा जी, ये जो है इस प्रकार का झूठ भी मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चल सकता। हमने जो काम किया है उस काम के आधार पर जनता के बीच जा रहे हैं, और आज आपने देखा होगा कि जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रही हैं, उसमें जनता का प्रतिसाद भारतीय जनता पार्टी के विकास, गरीब कल्याण और काम के बल पर मिल रहा है। अध्यक्ष जी, अब आप ये बताइए कि उन्होंने 15 महीने में इतने सारे भ्रष्टाचार कर लिए, तो आप लोगों की ये जो सरकार है 3-3.5 सालों से, वो क्या कर रही थी? चुनाव में इंतजार कर रही थी कि जब चुनाव आएगा तो यही वाला भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएंगे? क्यों नहीं जांच करा के दूध का दूध और पानी का पानी? देखिए, हमारा ऐसा है कि हम कोई कार्रवाई बेमनस्तापूर्ण नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम बेमनस्तापूर्ण कर रहे होते सारी चीजों को उठाते, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। अमित शाह जी की कानून अपना काम कब तक करता रहेगा? कानून अपना काम करेगा। अमित शाह जी की प्रेस थी, आप में से किसी ने पूछा था कि कमलनाथ जी ऐसा कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको कमलनाथ जी ने भेजा है तो फिर थोड़ा होशियार रहिए, जांच तेज हो सकती है। तो इसलिए हम बेमनस्तापूर्ण कार्रवाई नहीं करते, कानून अपना काम करेगा। अगर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो सिंचाई घोटाला हो, चाहे अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला हो, चाहे दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के अंदर ट्रेजर आइलैंड में वो बच करके निकलने का प्रयास तो किया है उनने, लेकिन बच नहीं सकते समाज से। दुनिया जानती है, मध्य प्रदेश पूरा जानता है। उनके मंत्री की बात कर रहा हूं। आप उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो आपके ऊपर लगाए, जनता सोचे कि कौन है। ये तो मैं बता रहा हूं ना। और जांच जारी है ये कहकर नेता अपना पल्ला झाड़ते हैं। नहीं, बिल्कुल पल्ला नहीं झाड़ते। जो लोग, हमने कहा कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी ने कुछ किया है तो उनको जेल के सीकचों में जाना पड़ा है। ठीक है, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम पहुंच चुके हैं। मैं आ जाती हूं अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सनातन का लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब भाषण दिया तो सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हुई, दक्षिण से स्टालिन की जो आवाज आई है उसका क्या उत्तर भारत में, खासतौर से मध्य प्रदेश में असर पड़ेगा? सनातन को आप लोग इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं जब आपको अपने कामकाज का हिसाब देना है जनता के बीच में जाकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, माननीय प्रधानमंत्री जी हमें यही पाथे देते हैं कि विकास और गरीब कल्याण यही हमारा मुद्दा है, और हम तो इस पर ही काम कर रहे हैं। लेकिन देश अध्यात्म धार्मिक भावनाओं के आधार पर भी चलता है, इसके बिना नहीं रुक सकता। ये समाज है ना, तो धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं पर आक्रमण करना, सनातन धर्म के ऊपर आक्रमण करने का काम कांग्रेस की लीडरशिप में बना हुआ इंडी गठबंधन, जिसे ठगबंधन के तौर पर देश जानता है, इन्होंने जो किया, इसलिए जवाब देना पड़ रहा है। मुद्दा बनेगा, ये मुद्दा बन गया, ये जवाब देना पड़ेगा। आप लोगों के हाथों में हथियार आ गया सनातन का, ये दोहरा चरित्र। फिर अब महंगाई पर, रोजगार पर जवाब नहीं देना पड़ेगा। नहीं, हम रोजगार पर भी जवाब दे रहे हैं, हम महंगाई पर भी जवाब दे रहे हैं। दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा नहीं है, इतने कोरोना के महामारी के संकट के बाद जिन देशों की महंगाई बढ़ी, अगर उन देशों में सबसे नीचे कोई है तो वो भारत है, जिसकी महंगाई नहीं बढ़ी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस दिशा में सनातन को लेकर के अगर इंडी गठबंधन में अगर उनके सहयोगी ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म को हम समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, ये शब्द का उपयोग करना। कमलनाथ जी कह रहे हैं व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस का लेना देना नहीं है। यही दोहरा चरित्र है। तो जवाब दीजिए ना कि जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, अभी बोलिए ना। ये कांग्रेस की लीडरशिप का ये दोहरा चरित्र है कि चुनाव आते हैं तो वो हिंदू और तथाकथित हिंदू बनने की बात करते हैं, और बाकी जिंदगी भर बाजारों की तह में बैठे रहते हैं। बाबा बागेश्वर को बुलाकर कार्यक्रम करवा रहे हैं वो।
बागेश्वर धाम को बुलाकर कार्यक्रम करवा रहे हैं छिंदवाड़ा में। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ भी करवाया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। तो सनातन की जिस पिच पर आप दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो पीछे नहीं हटना चाहते। चित्रा जी, उनके चरित्र को पूरा भारत भी जानता है और मध्य प्रदेश भी जानता है कि श्रीमान कमलनाथ का चरित्र क्या है। मैं यहाँ पब्लिकली इन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता। सनातन और धर्म की बात करने वाले ये बेईमानी है, ये शुद्ध बेईमानी है, क्योंकि इनको लोग जानते हैं। और बाबा बागेश्वर ने भी जो कथा में कहा, कमलनाथ जी का चेहरा सूख गया था और सनातन को लेकर के ही कहा। क्या कहा? सनातन को लेकर के उन्होंने कहा कि जिस देश में अगर ये देश रहेगा तो सनातन के कारण से ही रहेगा और सनातन ही इसकी ताकत है। उसका जवाब कमलनाथ जी नहीं दे सकते। कमलनाथ जी केवल दिखावा करते हैं और ये सारी चीजें करके अपने आप को ये जो टैग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ये लग नहीं सकता। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से जानता है। अगर यहाँ पर 80% से ज्यादा हिंदू आबादी है तो एक तरह से हिंदू राष्ट्र है, ये उनकी ओर से कहा गया था। अब आ जाती हूँ अपने आखिरी सवाल पर। चूंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के तौर पर यूथ को जोड़ने का काम आपकी ओर से किया जाता रहा, अब आप अध्यक्ष हैं और आपकी अध्यक्षता में पहला ये बड़ा चुनाव होने जा रहा है, बूथ कैसे मजबूत करेंगे? चित्रा जी, ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और इस पर जब से मैं अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे मिली है तो पहले तो मेरा यह प्रयास था कि मैं जो काम मुझे मिला उसके अनुरूप में अपने आप को बना सकूं। हमारे नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए सबसे पहला काम हमने डिजिटलाइजेशन ऑफ बूथ जी, ये मध्य प्रदेश के अंदर बेहतर करने का प्रयास किया। और पन्ना प्रमुख से पन्ना समिति तक मैं आज बताना चाहता हूं कि 41 लाख कार्यकर्ता, 41 लाख कार्यकर्ता ऐसा है जो डिजिटली इनरोड मध्य प्रदेश के अंदर है। और ये कार्यकर्ता नीचे जमीन पर बूथ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम बूथ पर करते हैं जी, और उसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है। पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक बूथों पर काम करने वाला कोई संगठन है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी है। और नई तकनीक से युक्त होकर के जी, किस प्रकार से हम अपने बूथ को मजबूत करें, 10% वोट शेयर कैसे बढ़ेगा, उसमें सारे समीकरण के अनुसार 22 प्रकार के काम हम बूथ पर लगातार कर रहे हैं जी। माननीय अमित शाह जी ने अभी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को टास्क दिया कि 15 प्रकार के जो काम हैं उन्हें जमीन पर उतारने का काम हम उस काम में लगे हुए हैं। तो इसलिए मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो ठाकरे जी ने खड़ा किया, आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं आज हूं इसलिए सब हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व रहा है, इसने एक आइडियली ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। एक लाइन में कितनी सीटें आ रही हैं? 174 आई थी 2003 में, 109 आई थी आप लोगों को 2018 में। इस बार भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत के साथ, और मुझे ऐसा लगता है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, कॉन्फिडेंट होकर के, अभी तक की सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए ठीक है, आपके दावे में कितना दम है इसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा। लेकिन बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी आज तक इस मंच पर आने के लिए और तमाम विषयों पर बेबाक अपनी राय रखने के लिए। वीडी शर्मा को आप सुन रहे थे, उनका ये दावा है कि अब तक बीजेपी ने जितनी सीटें हासिल की हैं 2003 से लेकर जितने भी चुनाव हुए, इस बार ज्यादा दावा कर रहे हैं कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। दावे में कितना दम है इसके लिए कर लीजिए 2 महीने का इंतजार। अभी के लिए दीजिए इजाजत।